BACM के जनवादी आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी के समय में अगर सबसे बड़ी कोई मुसीबत है तो आप इसका मतलब है सोच रहे हैं। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया है यानी कि वो इस समय के लिए सबसे बड़ी समस्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में सरकार ने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला। उसके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग करके उन्होंने एक अलग से चैप्टर जोड़ा जिसमें कि आप क्रिटिकली थिंक कर सके, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहे तो सबसे सही है। अगर आप उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपने विचार को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये सरकार की मर्जी पे है वो कितने दिनों में आपको अनलॉफुल डिक्लेयर कर देगी। तो आज अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपकी किसी भी अभिव्यक्ति, चाहे वो आपका बोलना हो सकता है, कुछ करना हो सकता है, कलेक्टिवली किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना हो सकता है, इन सारी चीज़ों को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है इस कानून के अंदर। लेकिन गैर कानूनी घोषित किए जाने से पहले भी एक प्रक्रिया है जिसको समझ लेना और जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ये केस लगाया जाता है कि आप यूएपीए के अंदर में हैं, मीडिया जोर शोर से इस चीज़ का प्रचार करती है कि आप मुजरिम करार दे दिए गए हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके के बातों का इस्तेमाल करती है मीडिया, उसे ट्रोल करती है। ये देखिए देश का गद्दार, ये देखिए देश का मुजरिम, ये देखिए संप्रभुता को खंडित करने वाला इंसान, और अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें मीडिया में पहले से ही मीडिया ट्रायल के अंदर में चलती रहती हैं। और इसके बाद सरकार का काम काफ़ी आसान हो जाता है। लोगों के मध्य में ये सूचना चली जाती है कि ये इंसान गलत है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट को और स्टूडेंट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है, उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि सफूरा जरगर को, या फिर उमर खालिद को, या फिर मसरत जहरा को, जो जम्मू कश्मीर में पत्रकार हैं। और उन्होंने इंटरव्यू में बस कहा है कि मैं बस एक पत्रकार हूँ, मैं फोटोग्राफी करती हूँ पत्रकारिता के अंदर में, और वो महिलाओं और बच्चों के लिए पत्रकारिता किया करती थी, उनके फोटोग्राफी किया करती थी। लेकिन उनके फोटोज में ऐसे कंटेंट पाए गए जो कि उनको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से अभिव्यक्ति के हमले को अ, इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है इस कानून के अंदर में। और इसके अंदर में जो लगातार संशोधन भी आए, इसमें यही बात निकल के आई कि ये समय के साथ और रिग्रेसिव होता गया ये कानून। तो इसमें सिद्ध किया जाना जरूरी नहीं है, आप पहले से ही सिद्ध होते हैं कि आप दोषी हैं। तो अभी जब 1947 के बाद वर्तमान के समय में ये जो व्यवस्था है अपने सबसे दमनकारी दौर में चल रही है, जहाँ पे कोई भी समूह बनाना या संगठन बनाना, अपने कलेक्टिव समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना, या फिर कोई भी सोशली मार्जिनलाइज है या इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज है या पॉलिटिकली पावर में नहीं आ पा रहा है, उसका पॉलिटिकल कुछ डिमांड है, तो अगर वो उस डिमांड को लेकर के सामने में आता है तो वो यूएपीए के अंदर में दोषी करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अफजल गुरु के केस में जब वो निर्णय सुना रही थी, तो उसने अपने निर्णय में कहा कि सामूहिक विवेक इससे सेटिस्फाई होगा कि इस इंसान को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए, यानी कि मौत की सजा दे दी जाए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट उन एविडेंस के आधार पे उसे सजा नहीं दे रहा है, उसे सजा दे रहा है वो समाज के सामूहिक विवेक के आधार पे, जो कि गढ़ा गया है, जो कि बताया गया है मीडिया के द्वारा कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। इसको काफ़ी डिटेल में समझाया है नॉम चॉम्स्की ने अपने किताब के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के अंदर में। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोगों के कंसेंट को बनाया जाता है, लोगों के कंसेंट को डेवलप किया जाता है। बार बार एक ही तरह के न्यूज़ को चला करके, बार बार ऐसे शब्दों को का प्रयोग करके, जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, उसको यूज़ करके
मीडिया इस तरह के कंसेंट को गढ़ता है। तो जो कंसेंट हमें लग रहा होता है कि ये इतना मतलब कि विवेक से आ रहा है, इतना नेचुरल आ रहा है, वो नेचुरल या विवेक जैसा कुछ नहीं होता है। वो एक तरीके से स्टेट प्रोपेगेंडा के अंदर में इम्पोज किया हुआ एक प्रोसेस है, उसके अंदर में एक इम्पोजिशन है। स्टेट अलग तरीके से अपने आइडिया को इम्पोज कर रहा है। अभी हम आपको 2 वीडियो सुनाएंगे और उन दोनों वीडियोस को आप देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से 22, 23 और 24 फरवरी को हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। और उन दोनों ही वीडियोस में जो अलग-अलग हैं, जिसमें कि एक रागिनी नाम की महिला है जो डायरेक्टली हिंसा को इंसाइट कर रही है, और एक वीडियो में उमर खालिद है जो अपील कर रहे हैं कि अपने डेमोक्रेटिक डिमांड्स को उठाने की, लोगों को उसके लिए सामने आने की। तो उस दोनों के ही बीच में आप अंतर करके ये सवाल खुद से भी पूछना ज़रूरी है कि रागिनी और कपिल मिश्रा और कपिल गुर्जर जैसे लोग अभी तक कहाँ हैं, और सरकार उनके लिए अभी तक इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों नहीं है? उनके लिए सरकार अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट को किस तरीके से नहीं यूज़ कर रही है? अर्नब गोस्वामी के एक केस पे सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लगभग 300 दिन लॉकडाउन के हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, उसके पास समय नहीं है। तो ये जो एक भेद है उसको स्पष्ट तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह से राज्य का हर एक मशीनरी एक खास तरीके के समूह से के विरोध में कार्य कर रहा है। मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भीड़ ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। 23 तारीख ही वो दिन था जब भीम आर्मी ने भारत बंद का आह्वान किया था और जाफराबाद में सीए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे। तभी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता सीए का समर्थन करने वाले इन प्रदर्शनकारियों के सामने से गुजरा तो उसके साथ हाथापाई शुरू हो गई। तो इस महिला ने उन्हें रोका भी। नहीं, भीम आर्मी को नहीं, नहीं भीम आर्मी को नहीं, क्या दलित मेरा भाई है। लेकिन ये महिला भीम आर्मी के चंद्रशेखर से खासा नाराज नजर आ रही थी। वो उसे लगातार गालियां दे रही थी। चंद्रशेखर यात्रा से ठीक पहले उमर खालिद ने किस तरह से लोगों को उकसाया था। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर दिल्ली में दंगे की साजिश का आरोप। 23, 24, 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे का आरोप। भीड़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। भीड़ जमा कर लोगों को इकट्ठा करने का आरोप। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में दंगे का सामान इकट्ठा किया गया था, जिसमें दानिश नाम के शख्स ने मदद की थी। दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उन दोनों ही वीडियो से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य किस प्रकार से यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन लॉ का उपयोग लोगों के डाइसेंट को दबाने के लिए, लोगों के अभिव्यक्ति को दबाने के लिए लगातार कर रहा है, और उसमें वो कितना पक्षपाती है। अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में पुलिस को और एनआईए को स्पेशल पावर दे दिया गया है, जिसमें कि वो देश के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यक्ति को 2019 के अंदर में जो संशोधन हुआ उसके अंदर में किसी व्यक्ति को भी यूएपीए के अंदर में दोषी ठहराया जा सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति को ये अनलॉफुल ठहरा सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक कुछ गंभीर प्रावधान है उसको चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है,
और जो एक क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर में पुलिस को चार्जशीट जो है, अगर आपने 10 साल से कम का जुर्म किया है, ऐसा जुर्म जिसमें कि 10 साल से कम की सज़ा होनी चाहिए, उसमें पुलिस के लिए अनिवार्य है कि वो 60 दिन के अंदर में चार्जशीट दायर करे। और अगर 10 साल से ज़्यादा का सज़ा का आपने जुर्म किया है तो ये अनिवार्य है कि 90 दिन के अंदर में पुलिस चार्जशीट दायर करे। लेकिन इस कानून के अंदर में 180 दिन तक पुलिस बिना चार्जशीट दायर किए हुए आपको मतलब जेल के अंदर में या फिर अपने कस्टडी के अंदर में रख सकते हैं। और इसमें जो एक सबसे बड़ा जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हत्या किया गया है वो इस तरीके से कि हर बार जब कोई क्राइम करता है तो ये जो लोग जो केस कर रहे होते हैं उनको ये अनिवार्य होता है कि वो सिद्ध करें कि वो किस तरीके से मुजरिम है। लेकिन यूएपीए के अंदर में इस प्रावधान को पलट दिया गया है। इसमें जिनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है वो स्वयं सिद्ध करें कि वो दोषी नहीं हैं, और जो लगा रहे हैं यूएपीए राज्य ये मान के चल रही है कि आप दोषी हैं। तो ये किस तरीके से इसको अपसाइड डाउन करने का जो एक प्रक्रिया है उसके अंदर में इस कानून को ये कानून किस तरीके से एंटी पीपल है, किस तरीके से इसके अंदर में किसी को भी फंसाया जा सकता है। और एनआईए जो कानून है उसके अंदर में संशोधन करके जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको उसके अंदर में एनआईए को भी एक व्यापक अधिकार दे दिया गया है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि यूएपीए के भी अंदर में इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कि जनवरी 2020 में एनआईए को सारा केस पुणे पुलिस से सौंप दिया गया भीमा कोरेगांव का। तो ये पूरा प्रावधान जो है कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ में ये जरूरी है कि जो प्रोसीजर है जिसके द्वारा कानून को स्थापित किया जा रहा है वो भी सम्यक होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कि न्याय कानून का शासन होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से ये ज़रूरी है कि वो जो कानून बन रहा है वो एक सम्यक प्रक्रिया से बने। लेकिन यहाँ पर जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है और जब बनाने और इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी सम्यक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का खंडन करता है। ये जीवन जीने के अधिकार यानी कि पूरे सम्मान और अधिकार के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता का भी हनन करता है। तो ये कुल मिला के ये कानून पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक है, गैर जनताना है। 2004 के अंदर में इस कानून के अंदर एक संशोधन लाया जाता है जिसमें कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन के अंदर में टेररिस्ट एक्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही इंक्लूड कर दिया जाता है। यहाँ पे बताते चलना बहुत अनिवार्य है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 यानी कि पोटा 2002 को 2004 में मतलब बंद रिपील कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर के जो प्रावधान थे, जो एंटी टेररिस्ट जो ऑपरेशंस थे उसके लिए जो इतने सारे प्रावधान डाले गए थे उसको यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट 2004 के अंदर में पुनः यूएपीए के अंदर में डाल दिया गया। टाडा के अंदर का जो भी ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे उसको उसके जो बर्डन ऑफ प्रूफ का था कि वो लोगों वो खुद जो दोषी है वो खुद उस चीज़ को सिद्ध करे कि वो दोषी नहीं है। वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है मतलब उसके ऊपर में डाल दिया गया। तो यूएपीए के अंदर में वो सारे प्रावधान को पुनः उसके अंदर में ले आया गया कि अर्थात टाडा और पोटा के जाने के बाद भी उसकी जो उसके जो सारे ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे वो यूएपीए के अंदर में मौजूद रहे। तो उनका जाना जो था वो बस एक दिखावा था, लेकिन वास्तविकता में वो दोनों ही कानून निरंतर रहे। यूएपीए के अंदर में 2012 के अंदर एक और अमेंडमेंट लाया जाता है जिसमें टेररिस्ट एक्ट के अंदर में डिफाइन किया जाता है कि ऑफेंस दैट थ्रेटन द कंट्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि ऐसा कोई मतलब ऑफेंस जो देश के आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है उसे भी अब टेररिस्ट एक्ट के अंदर में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से भारत के इकोनॉमिक मॉडल में चेंज आया 1990s के अंदर में एलपीजी रिफॉर्म को ले आया गया, वो अब कहीं ना कहीं अपने एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा था। तो उसके लिए ज़रूरी था कि ईजिली लैंड मिल पाए, ईजिली मिनरल्स मिल पाए, खनिज उपलब्ध हो पाए।
या और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जंगल पे जितना भी रॉ मटेरियल है वो जो है इंपीरियल कैपिटल को कैसे प्रोवाइड किया जा सके, जिसको कि बाद में सरकार ने इन्वेस्टमेंट का नाम दिया, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू मार्केट को ओपन करके जो माइनिंग है उसको सस्ता करके ये सारी चीज़ों को बहुत इजी किया गया, क्योंकि सरकार को पता था कि इस तरह की किसी भी तरह के एक्ट करने के बाद लोग विरोध करेंगे, लोग इस चीज़ का क्या कहा जाता है, विरोध करेंगे। तो इस विरोध को दबाने के लिए यूएपीए के अंदर में पहले से ही ऐसे प्रावधान को डाला गया, जिससे कि ऐसा जो एक हिस्टोरिकली जो एक आदिवासी का लड़ाई भी रहा है जल जंगल ज़मीन का लेकर के, उसके लिए भी सरकार ने ये पहले से प्रावधान डाले। और इसके बाद कई आदिवासियों की कई सारे ऐसे जो ट्रेड यूनियन थे, जो ट्रेड मतलब कि जो मज़दूर संगठन थे, उनके अंदर में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया इस कानून के अंदर में, यानी इस संशोधन के बाद। वैसे पूर्व में भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद एक व्यापक स्तर पे लोगों की गिरफ्तारी होती है। सस्पेक्ट के आधार पे सेडिशंस लगाए जाते हैं, यूएपीए लगाए जाते हैं, 2-2 हज़ार लोगों पे एक साथ, यानी कि 50 लोगों का नाम डाल के बाकी 1950 लोगों के ऊपर में इस तरीके से डायरेक्ट अननेम्ड यूएपीए लगा करके वहाँ से लोगों को उठाया जाता है। ऑलरेडी यूएपीए नाम ना देके लगाने का मतलब है आप यू कैन पिक एनीवन, आप किसी को भी वहाँ से उठा सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान को इसके अंदर में लाया गया। और यूएपीए में जो लास्ट अमेंडमेंट है 2019 में, उसमें कोई भी व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा सकता है इसके अंदर में। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। की माने तो 72.7% लोग जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, उन्हें दोष सिद्ध नहीं किया जा सका। और ज़्यादातर लोग जिनके ऊपर ये लगाया गया, वो या तो लैंड राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, या वो रिलीजियस माइनॉरिटी थे, या फिर वो किसी दलित ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। तो ऐसे लोगों को इन्होंने टारगेट किया, या फिर किसी नेशनैलिटी के स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। कबीर कला मंच एक ऐसा संस्था थी जिसमें जिसको कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ किया करती थी, जो जातीय हिंसा को रिप्रेजेंट करते थे कल्चर के थ्रू, उनके ऊपर में 2018 के अंदर में वो एक व्यापक रूप से उनके ऊपर अटैक किया जाता है। कबीर कला मंच के बहुत सारे लोगों को यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अ, उसी तरीके से 2008 के अंदर में जब ऑपरेशन ग्रीन हंट हो रहा है, तो उसमें कई सारे लोगों के ऊपर में यूएपीए एक्ट लगाया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ग्रीन हंट के अंदर में सरकार ने जिस तरीके से गतिविधि अपनाई, जिस तरह से आदिवासियों को घुस के डायरेक्टली बोला कि अगर आप बाहर नहीं आते हैं तो सारे लोगों को मार दिया जाएगा, और मास मैसेकर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ के अंदर में, और बहुत सारे लोगों के ऊपर में यूएपीए भी लगाया जाता है, जो एक बेहद ही शर्मनाक घटना थी। भीमा कोरेगांव केस के अंदर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो एक्टिविस्ट थे वो दलित थे, वर्कर एक्टिविस्ट थे, माइनॉरिटी एक्टिविस्ट थे, उनको सरकार उठा के ले जाती है। तो ये कुल मिला के भारत के राज्य का चरित्र भी उजागर करता है कि भारत के राज्य का चरित्र क्या है। तो भारत के राज्य का चरित्र जो है वो एंटी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी है, एंटी नेशनैलिटी स्ट्रगल है, एंटी आदिवासी है, एंटी दलित है। तो ये जो कानून है वो पूरी तरीके से विश्लेषण करता है भारतीय राज्य का, कि भारतीय राज्य किनका समर्थन कर रहा है, किनके अगेंस्ट में खड़ा है। ये कानून पूरी तरीके से उसका आईना है। अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है, यूपी के अंदर में टेररिस्ट एक्ट तो बोला गया, लेकिन टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन नहीं किया गया कि टेररिस्ट कौन होगा, क्या होगा, इस तरीके से उसको कोई डिफाइन नहीं किया गया। यानी कि एक बड़ा स्पेस छोड़ दिया गया है कि आप कोई भी उसके अंदर में फिट किए जा सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया को थोड़ा समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया भी अनडिफाइंड है। यानी कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे देश का, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, राज्य का अपना इंटरेस्ट है, जिसको कि वो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए सिर्फ कि वोटिंग के प्रोसेस में वो सामने आ गया है, तो वो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया को सर्व करेगा।
बट यहाँ पे फर्स्ट हैंड में हम डेमोक्रेसी को अगर ले लेंगे तो उसके एक्चुअल एसेंस को हम समझने से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और ये इसमें एक आर्टिकल के अंदर में बड़ा एक अलग सा आर्ग्यूमेंट भी डाला गया कि ये यूएपीए जैसा केस जो है, जिस तरह से इंडिया के अंदर में हालात हैं कि लोग मॉब लिंचिंग पे तुरंत उतारू हो जा रहे हैं और इस तरीके से मीडिया लगातार अगर किसी को बताता है कि ये मुजरिम है, ये देशद्रोही है या फिर एंटी नेशनल है या गद्दार है, तो ऐसे में उस इंसान के मॉब लिंच होने के भी चांसेस हैं। तो जनवादी आवाज़ आपसे अपील करती है कि यूएपीए, एनआईए, एनएसए जैसे ड्रैकोनियन लॉज को तुरंत रिपील करने के लिए जनता एक आवाज़ उठाए और जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको कि सीए, एनआरसी और एनपीआर मूवमेंट के अंदर में और इस कोविड के क्राइसिस सिचुएशन के अंदर में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी त्वरित रूप से बरी किया जाए। और लोकतंत्र के आवाज़ की रक्षा के लिए जनवादी आवाज़ सबसे अपील करती है कि आप सभी इस मुद्दे को लेकर के जागरूक हों, इकट्ठा हों और एक मजबूत आवाज़ बन के सामने आएँ।